नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है। देश में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर एनआईए के छापे। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी ये छापेमारी। आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। देश भर में 40 ऐसे ठिकाने हैं और 5 राज्य जहां पर यह छापेमारी का दौर। आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन को लेकर यह छापेमारी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार कैसे लगाम लगाई जाए आतंकियों पर। एनआईए की यह छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना समेत कई गैंग से जुड़े ठिकानों पर। एनआईए का मकसद भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों और गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के बीच उभरते हुए गठजोड़ को खत्म करना। इस पूरी छापेमारी के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए छापेमारी कर रही है देश के 40 ठिकानों पर। 12 सितंबर को भी 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इससे पहले 26 अगस्त को भी कई मामले दर्ज किए गए थे। तो कई गतिविधियों को अंजाम देने में जो लगे हैं ये अपराधी, उन्हीं गैंगस्टर की पहचान की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। छापेमारी का दौर लगातार इसीलिए जा रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छापेमारी का ये दौर। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना समेत कई ऐसे गैंग से जुड़े सदस्य हैं जो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए छापेमारी ये की जा रही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये छापेमारी। 5 राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी। आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उनका पर्दाफाश हो, उन सबको खत्म करना मकसद एनआईए का। और इसीलिए यह कार्रवाई जोरों पर। 12 सितंबर को भी 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। 26 अगस्त को भी कई मामले दर्ज किए गए थे और अब आज के दिन 40 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। तो चलिए आज के दिन की 2 बड़ी तस्वीरें, 2 बड़ी खबरें होंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कौन सी वो बड़ी खबरें देखिए आप। तो शोपियां में आतंकी हमला एक तरफ, अमृतसर में ड्रोन की ये साजिश। पाकिस्तान भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 2 तस्वीरें देखिए, जिसमें पहली तस्वीर कश्मीर घाटी की शोपियां की है, जहां पर आतंकियों ने मजदूरों को अपना निशाना बनाया। दूसरी तस्वीर है अमृतसर के भारत पाक सीमा की, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन से नशीले पदार्थ की बरामदगी हुई। इन दोनों ही तस्वीरों में जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। शोपियां में आतंकी हमला, अमृतसर में ड्रोन से साजिश और लगातार कई ड्रोन इसी तरह से सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं और बीएसएफ के जवान उस ड्रोन को जमीन में गिराने पर माहिर। तुरंत उसका खात्मा। शोपियां में आतंकी हमला, टारगेट किलिंग की घटनाएं पिछले 2 से 3 दिनों में एक बार फिर सामने आई हैं। तो चलिए पहले बड़ी खबर आ रही है। शोपियां में गोली मारकर 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने 3 दिन में दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। यूपी के रहने वाले 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के शोपियां दौरे से पहले वारदात ये। पोस्टमार्टम के लिए शव जो है भेज दिया गया है। शनिवार को एक कश्मीरी पंडित को भी निशाना बनाया गया था। उपराज्यपाल ने घटना की निंदा की, कहा कड़ी कार्रवाई होगी। रविंद्र रैना, फारूक अब्दुल्ला, तमाम ये नेता जो सामने आकर कह रहे हैं कि हां इस तरह की घटनाएं बहुत है कश्मीर में, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा। टारगेट किलिंग, वही कश्मीर जिसे हम दूर से जमीन का जन्नत कहते हैं, लेकिन वहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं अगर सामने आएंगी तो फिर सवाल खड़े होंगे कि आखिर लोग कब होंगे वहां पर महफूज। यूपी के 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया। तो चलिए एक और बड़ी खबर। सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। अमृतसर में मार गिराया गया ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन बीएसएफ की मुस्तैदी से
जमीन पर गिरा। नापाक साजिश हुई यहां पर नाकाम। ड्रोन से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। अमृतसर में मार गिराया गया पाकिस्तानी ड्रोन। तस्वीरें आप देखिए, नशीला पदार्थ भी इसी ड्रोन के जरिए भारत में भेजा जा रहा था। अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान आखिर बाज कब आएगा? आतंकिस्तान का नाम इसलिए दिया जाता है पाकिस्तान को क्योंकि अगर आतंकियों को अपने आप पनाह देगा और इस तरह से वहां के आतंकी भारत में अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होने के लिए इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर पाकिस्तान पर तो उंगलियां उठेंगी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। जी हाँ, पिछले 65 घंटों में आज बीएसएफ ने दूसरा पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। अगर हम बात कर रहे हैं पिछले 9 महीने की, तो पिछले 9 महीने में करीबन 200 के आसपास ड्रोन की एंट्री भारत में की गई है, लेकिन बीएसएफ और फौज की सतर्कता की वजह से हर बार पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। बीते दिनों भी इसी तरीके से एक ड्रोन भेजा गया था जिसे बीएसएफ ने मार गिराया था, और आज रात को भी रानिया सेक्टर में एक ड्रोन भेजा गया जिसने बीएसएफ की सतर्कता के चलते उस ड्रोन को मार गिराया। हालांकि उसमें हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। अगर हम बीएसएफ के प्रवक्ता की बात करें तो उनका कहना है कि पाकिस्तान आए दिन इस तरीके की हरकतें करता रहता है, लेकिन बीएसएफ अपनी सुरक्षा से कभी पीछे नहीं हटती और पाकिस्तान को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती रहती है। लेकिन पाकिस्तान जो है हर बार मुँह की खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें तो अभी ग्लोबल लेवल पर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सबसे बड़ा आतंकी देश करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी वही हरकतें बार बार दोहरा रहा है। कैमरामैन सैलेंदर के साथ मैं सतेंद्र कुमार, न्यूज इंडिया, अमृतसर। तो चलिए एक और बड़ी खबर। सीबीआई पूछताछ के बाद सिसोदिया का गुजरात दौरा। चुनाव प्रचार को लेकर गुजरात जा रहे हैं सिसोदिया। सिसोदिया ने बीजेपी पर भी कटाक्ष किया है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से गुजरात में बीजेपी घबरा गई है, यह कहना आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कल के दिन की गिरफ्तारी होगी सिसोदिया की जब तक गुजरात के चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते। और आम आदमी पार्टी इसलिए हमलावर क्योंकि गुजरात में चुनाव बेहद करीब है। पूरा दमखम लगा रही है चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी। बड़ी बड़ी घोषणाएं, गारंटी योजनाओं के दम पर गुजरात में सत्ता की चाहत में आम आदमी पार्टी हर एक वो पैंतरे आजमा रही है जो सत्ता के शिखर तक आम आदमी पार्टी को पहुंचा सकता है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से गुजरात में बीजेपी घबरा गई है, यह कह रही है आम आदमी पार्टी। अब चुनाव प्रचार को लेकर गुजरात जा रहे सिसोदिया। बेहद अहम यह दौरा होगा क्योंकि कल सीबीआई की पूछताछ और आज कल सीबीआई पथ पर थे तो आज है चुनावी पथ पर। यही है राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन इसके बावजूद हौसले डगमगाएंगे नहीं, यह कहना आम आदमी पार्टी का। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ के बाद सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी से ऑपरेशन लोटस का असर बता रही है तो बीजेपी का कहना है जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता घबरा क्यों रहे हैं? सुनिए आप। देखिए, सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है। ये किसी से छुपा नहीं है आज। तो सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करेगी हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है, एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। लेकिन ओवरऑल कल का मुझे बुलाने का मकसद वहां यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है किसी भी कीमत पे। और फिर अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना, बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करना, मुझे इसमें मजा आता है। मुझे सीएम बनने में थोड़ी मजा आता है।
देखिए, आज तक आपने विश्व में कभी किसी भ्रष्टाचारी को सुना है कि वो इंट्रोगेशन के बाद बाहर आता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी था, मुझसे गलती हो गई? वो यही सब कहता है। और देखिए, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन। देखिए, मैं और आप भी नहीं जानते हैं कि सवाल क्या पूछा गया होगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। मगर क्या पूछा गया होगा कॉमन सेंस के हिसाब से? यही पूछा गया होगा ना कि ये जो एक्साइज पॉलिसी आपने वापस क्यों ली? इस एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के एक्सचेकर को कितना नुकसान हो रहा था और क्यों नुकसान हुआ? आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था और 144 करोड़ रुपया जो है आपने ठेकेदारों का माफ कर दिया जो आपके मित्र थे? ये पूछा गया होगा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कानून के विरोध में जाकर के आपने यहां पर आखिरकार ठेका क्यों दिया? ये पूछा गया होगा कि कानून के विरोध में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लाके रिटेल के बिजनेस में क्यों स्थापित किया गया? ये पूछा गया होगा, बताओ मोटा माल कहां है, किस प्रकार से मोटा माल कहां कहां गया? एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है और अब सिसोदिया से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूछताछ तो शराब नीति के मामले में सीबीआई ने की, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आजादी की दूसरी लड़ाई है। जैसे अंग्रेजों ने बापू और भगत सिंह को बेवजह परेशान किया था, वैसे ही अब उन्हें बीजेपी परेशान कर रही है। सिसोदिया से पूछताछ पर आम आदमी पार्टी का बयान। कल इंकलाब जिंदाबाद के नारों की गूंज दिल्ली की सड़कों पर जब आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सीबीआई से पूछताछ के दौरान जब निकले थे सिसोदिया, और हमें गर्व है कि हमको जेल जाने से नहीं डरता। बीजेपी कभी इन पर हमलावर तो कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर। ऐसा सीना मांग रहा है जो जेल जाने से ना डरे, और हमें गर्व है कि हमको जेल जाने से नहीं डरता। हमें लगता है ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। जिस तरह से सरदार भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश को आजाद कराया, आज वो समय आ गया है जब देश दोबारा कुर्बानी मांग रहा है। और मनीष सिसोदिया हों या सत्येंद्र जैन हों, ये आज के युग के स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज के युग के सरदार भगत सिंह हैं। ये सभी लोग शहीद आजम सरदार भगत सिंह के वंशज हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई गम नहीं है। आज हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए जश्न का मौका है। सब कार्यकर्ता सर पर कफन बांधकर आज निकले हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वहीं शराब नीति के मामले में सिसोदिया से पूछताछ देखिए लगातार हुई, लेकिन बीजेपी ने अपना इस पर बयान दिया और आम आदमी पार्टी ने भी दिया। क्या कुछ कहा जा रहा है पार्टियों की तरफ से, सुनिए आप। मुजरिम जो लोग हैं, जो करप्शन के केसों में फंसे हुए, जहाँ उनके ऊपर केस इल्ज़ाम चल रहे हैं, क्यों उनकी शहीदों के साथ इक्वेट करें और उनको जरूरत क्यों पड़ी? उससे क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं वो? उनका ठीक है, अपना लड़ाई जो है वो पॉलिटिकली लड़ें, लेकिन मत इनको शहीदों के साथ इक्वेट करो। अकेले सरदार भगत सिंह की बात नहीं है, बाकी भी जितने आज़ादी के लड़ाई में फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ भी किसी को इक्वेट ना करो। उनका मिशन और था, उनका ये राज भाग लेने का नहीं, उनका ये नहीं था कि हमने सत्ता में आना है, नहीं तो वो सरवाइव कर सकते, कभी फांसी के रस्से पर नहीं जाते। चंद्रशेखर आजाद हो या राजगुरु हो या बीके दत्त हो, तो वो भी सरवाइव कर इस सत्ता का आज़ादी के बाद अपना सुख भोगते। देखिए, ये आज के समय में जो ब्रेजन शेमलेसनेस है, बेशर्मी है, वो दिखाई देती है। 23 साल की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले जो युवा नेता थे हमारे भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रकट किया और एक सैद्धांतिक जीवन व्यतीत किया, उनका जब कंपैरिजन मनीष सिसोदिया जैसे
लोगों से किया जाता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि देश की जनता और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं और उनके पैसे को जिन्होंने लूटा है और गलत एक्साइज पॉलिसी बना के शराब माफियाज के साथ मिलकर काम किया है, वो अपने आप को भगत सिंह कहते हैं, जो कि अनप्रिंसिपल्ड जिंदगी जिन्होंने जी है, जिन्होंने अगर उस समय भगत सिंह थे तो भगत सिंह सिद्धांत की तरफ थे, ना कि झूठ की तरफ थे। ये लोग झूठ और मक्कारी की तरफ हैं और साथ ही चोर उचक्कों के साथ हैं। वहीं डीआरडीओ आज से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कर रहा है। इसमें स्वदेशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन होगा। रक्षा मंत्रालय का यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा और एशिया के इस सबसे बड़े रक्षा आयोजन के 12वें संस्करण की थीम पाथ टू प्राइड है, जो इंडिया एट 75 और आत्मनिर्भर भारत के साथ संबद्ध है। इस एक्सपो का उद्देश्य मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है। डीआरडीओ के नेतृत्व में कई भारतीय उद्योग जो कि डिफेंस सिस्टम, रडार, सोनार, मिसाइल, विमान कई क्षेत्रों में काम करते हैं, अपने अपने उत्पाद को प्रदर्शित करेंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान डीआरडीओ, महात्मा मंदिर सम्मेलन, प्रदर्शनी केंद्र, एलिपैड प्रदर्शनी केंद्र और साबरमती रिवर फ्रंट सहित 3 स्थानों में फैले प्रदर्शनी स्थलों पर अनेक स्टैटिक डिस्प्ले, लाइव प्रदर्शन, सेमिनार के साथ ही साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन भी दिखाएगा। इस प्रदर्शनी में 53 अफ्रीकी देशों को आमंत्रित किया गया है। वही डिफेंस एक्सपो में क्या कुछ खास होने वाला है और क्यों एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो इसे कहा जा रहा है, ये ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर ये कितना खास है। डिफेंस एक्सपो की अगर बात करें तो एक्सपो के इस साल के संस्करण में मुख्य थीम पाथ टू प्राइड। इसके साथ ही साथ इस साल की वही रक्षा प्रदर्शनी का गांधीनगर में 4 अलग अलग जगह पर आयोजन किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी प्रदर्शनी देखने लायक होगी। रक्षा प्रदर्शनी के साथ ही साथ डिफेंस एक्सपो के लिए कुल 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे कार्यक्रम में। वहीं आगे अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपो 2022 के बारे में, तो एक्सपो में कुल 1340 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मतलब कि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा आपको प्रभाव भी दिखाई देगा। देश के 10 राज्यों के पवेलियन भी डिफेंस एक्सपो में दिखाई देंगे। 10 राज्यों के पवेलियन भी डिफेंस एक्सपो में दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ 33 देशों के मंत्रियों सहित 75 देशों के प्रतिनिधि डिफेंस एक्सपो में रहेंगे। बहुत खास ये डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो में 47 नए हथियार उपकरणों की लॉन्चिंग भी की जाएगी। रक्षा के क्षेत्र में हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा जब नई नई तकनीकें हमारा देश वहां पर देखेगा। 349 नए हथियारों के लिए भी वहां पर करार किए जाएंगे। 349 नए हथियार के साथ ही साथ डिफेंस एक्सपो में 18 हथियार बनाने की तकनीक भी ट्रांसफर होगी। तो अगर यहां पर 75 से ज्यादा देश और कई देशों के मंत्री यहां पर अगर शामिल होंगे, वहीं गांधीनगर हेलीपैड सेंटर पर हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। गांधीनगर हेलीपैड पर हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी उस प्रदर्शनी को। साबरमती रिवर फ्रंट पर सैनिकों की ऑपरेशन क्षमताओं का भी प्रदर्शन होगा। सैनिकों की ऑपरेशन क्षमताओं का कि कितने वो हमारे जवान काबिल हैं। 19 अक्टूबर को सबसे बड़ा ड्रोन शो, 1640 ड्रोन करेंगे शिरकत। इसके पहले भी आपने देखा होगा जब ड्रोन की प्रदर्शनी हुई थी, कई बड़े बड़े ड्रोन जो तकनीक की दिशा में बहुत ही बेहतर है। वहीं दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर यह है, एक दिन पहले छोटी दिवाली पर रामनगरी पहुंचेंगे पीएम मोदी। दीपोत्सव में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामलला के दर्शन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का भी जायजा लेंगे। सरयू आरती में भी शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री। यादगार तस्वीरें, लम्हा हर बार रहता है दीपावली के मौके पर अयोध्या का, जब करोड़ों दीप से पूरी रामनगरी जगमग दिखाई देती है। कुछ इस बार भी नजारा वैसा ही होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सरयू आरती में भी शामिल होंगे। अयोध्या क्या ये दौरा बेहद खास पीएम नरेंद्र मोदी का। एक दिन पहले छोटी दिवाली पर जाएंगे रामनगरी।